everyone. In our previous video we have studied about underdamped case, न्यून अवमंदन स्थिति, critically damped case and overdamped case of a damped simple harmonic oscillator. critically damped case और overdamped case, ये तीनों चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम हमारे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम कुछ टर्म्स को समझेंगे और कुछ सिंपल डेरिवेशंस को देखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, एक टर्म है एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि आयाम विश्रांति काल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन अंडर डैम्प्ड केस, जो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अंडर डैम्प्ड केस के लिए जो x की वैल्यू आई थी डिस्प्लेसमेंट की, वो कुछ इस तरह से आई थी, x0 e⁻⁻rt साइन ओमेगा t प्लस फाइव। हमने देखा था कि सिर्फ अंडर डैम्प कंडीशन में ही हमारा जो ऑसिलेटर होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो यहाँ पर हम एक टाइम को निकाल रहे हैं, एक टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसा जिसे हम एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। तो यहाँ पर जो t दे रखा है, हम क्या करें, इफ़ हमें करना क्या होता है, जब भी हम इस टाइप का रिलैक्सेशन कैलकुलेट करते हैं एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन में, तो हमें करना ये होता है कि e की पावर को 1 बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर को 1 बनाने के लिए मैं t को क्या रखूँ, t को मैं रख सकती हूँ 1/r। ये जो t है, तो यहाँ पर ये चीज़ इसके एम्पलीट्यूड को शो करती है। इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, x = a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये जो इसका एम्पलीट्यूड है ये इस टर्म से दिया जाता है, e⁻⁻rt। सॉरी, एम्पलीट्यूड = x0 e⁻⁻rt। अब मैं t की जगह पर रख रही हूँ 1/r। x0 e⁻⁻r ऑलरेडी है और यहाँ पर मैंने रख दिया 1/r। r से r कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा x0 e⁻⁻1, यानी कि मुझे एम्पलीट्यूड क्या मिला, x0/e। जब मैं एक्सपोनेंशियल की वैल्यू रखूँगी यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से एम्पलीट्यूड मिलेगा 0.368 x0। ठीक है, तो हमें बेसिकली जब भी हम रिलैक्सेशन को कैलकुलेट करते हैं, हमें एक्सपोनेंशियल की पावर को यूनिट करना होता है। तो ये चीज़ हमने कर ली। तो अब एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह समय अंतराल जिस पर जो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, या जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो अपने अधिकतम मान का 0.368 गुना रह जाए। इंग्लिश में अगर इसको बोलूँ तो कैसे बोलेंगे, द टाइम पीरियड इन विच द एम्पलीट्यूड रिमेन्स 0.368 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम। और ये एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम किसके बराबर है, t = 1/r। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/r। जब हमने सबसे पहले ये इक्वेशन को कैलकुलेट किया था, इसकी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को कैलकुलेट करने के टाइम हमने 2r को 1/τ के बराबर रखा था। आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते टाइम हमने 2r को 1/τ के बराबर रखा था। तो इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ, 2r = 1/τ, और यहाँ पर जो हमारा t है वो 1/r के बराबर है। तो ये जो r हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2τ। तो यहाँ पर मैं अगर r की वैल्यू को पुट करूँ तो ये टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो 2τ के बराबर होता है। ठीक है, वो टाइम पीरियड जिसमें एम्पलीट्यूड अपनी मैक्सिमम वैल्यू का इतने गुना रह जाए उसे हम कहते हैं आयाम विश्रांति काल या फिर एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसे x की टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा dx/dt²। तो हमें सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं। ये सारी ही चीज़ें हम अंडर डैम्प्ड केस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये देख लिया था कि जो 3 केसेस होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ अंडर डैम्प्ड केस ऐसा होता है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को करता है, बाकी सब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करते हैं। इस टाइप के जो मोशन होते हैं जो सिंपल हार्मोनिक नहीं है, उन्हें हम डेड बीट ऑसिलेशन कहते हैं।
ठीक है। तो अभी हम सिर्फ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को कंसीडर करके ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मुझे मिलेगा, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 2 से हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं u डॉट v से। एक बार इसको कांस्टेंट रख के इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इसको कांस्टेंट रख के इसका डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट टाइम में मैं e टू दी पावर माइनस आर टी को कांस्टेंट रखूँ तो साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। इसी तरह से सेकेंड टाइम में अगर मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को कांस्टेंट रखूं तो इस वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस आर और ई टू दी पावर माइनस आर टी। दोनों टर्म्स में से हमने ई टू दी पावर माइनस आर टी को कॉमन निकाल करके इस तरह से इसे लिख लिया। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें इस डी एक्स बाई डी टी का इस फॉर्मूले में रख करके स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें मिलेगा k इज़ इक्वल टू 1/2m। फिर यहाँ से हो जाएगा, इस पूरी टर्म को हम यहाँ लिख लेते हैं और उसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और उसके बाद प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसका क्या कर लिया है, स्क्वायर कर लिया। ये मिली हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हमें मिलेगा एवरेज के इज़ इक्वल टू, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो इनको हम एज इट इज़ रखेंगे। अंदर अगर मैं देखूँ तो ओमेगा स्क्वायर भी हमारा कांस्टेंट है। अब हमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। माइनस यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, उसके अलावा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं ओमेगा आर को आगे रख लूँ तो ये बनेगा साइन 2 और थीटा। थीटा की जगह पर हमें ओमेगा टी प्लस फाइव दे रखा है। तो जब इस टर्म को भी हम देखेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट है, फिर हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एवरेज निकालने का मतलब होता है, ये जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा था तब भी हमने इन चीज़ों के एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट किया था। एवरेज निकालने का मतलब होता है 0 से लेकर के t तक, यानी एक पूरे क्या कह सकते हैं हम, पूरे ऑसिलेशन के लिए इनका इंटीग्रेशन निकालना। जैसे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर कैलकुलेट करें तो इसे ही हम इसकी क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू कहते हैं। आप इस टर्म का इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं। जो स्क्वायर टर्म्स होती है साइन और कॉस, उनका इंटीग्रेशन आता है 0 से लेकर t, यानी एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरे ऑसिलेशन के लिए इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह से साइन स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 होती है। आप ये इंटीग्रेशन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन जो साइन 2 थीटा होती है उसकी एवरेज वैल्यू पूरे ऑसिलेशन के लिए 0 होती है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में अप्लाई करें तो हमें काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू मिलेगी 1/2 mx0 e टू दी पावर माइनस आर टी ओमेगा स्क्वायर 1/2, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस आर स्क्वायर 1/2। अगर मैं इस 1/2 को बाहर निकाल लूँ तो ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होकर के 1/4 हो जाएगा। m x0 e टू दी पावर माइनस आर टी ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कल जब हमने लास्ट वीडियो में जो अंडर डैम्प्ड केस किया था उसमें हमने अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ओमेगा कंसीडर किया था। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर नेगेटिव में है, यहाँ जाकर के प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ 1/4 m x0 e टू दी पावर माइनस आर टी ओमेगा नॉट स्क्वायर। जब हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था तो ये इस पूरी टर्म का स्क्वायर था, तो यहाँ पर x0 का भी स्क्वायर हो जाएगा और e टू दी पावर भी -2rt हो जाएगी। तो ये चीज़ अगर हम कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x0 स्क्वायर e टू दी पावर -2rt ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये है हमारी एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हम आगे कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अंडर डैम्प्ड केस के लिए ये चीज़ होती है, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2RT और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ये आ गई हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अगर हम एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करें, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें मिलेगा, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2RT, लेकिन इस टर्म के आगे हम क्या लगा लेंगे, एवरेज का सिंबल लगा लेंगे, ओमेगा t प्लस 5। और अभी हमने देखा था कि साइन और कॉस में जो स्क्वायर टर्म्स होती है उनकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1/2, जो आगे आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ मिलेगा 1/4m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2RT। ये है हमारी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। हमने ये देखा कि जो वैल्यू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के लिए मिल रही है वही वैल्यू एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए भी मिल रही है, यानी कि एक पूरे साइकिल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के हमेशा बराबर होती है। अब हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, तो एक पूरे साइकिल के लिए जो टोटल एनर्जी होगी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। दोनों की वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम टू सेम थी, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2RT। ये पूरे साइकिल के लिए औसत ऊर्जा या एवरेज एनर्जी की वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल निकालने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल की पावर को यूनिट करना होता है। अब क्योंकि ये टाइम है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइम की ऐसी वैल्यू लेंगे जो इस चीज़ को 1 कर दे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मैं t को 2r लूँ तो इससे मुझे एवरेज एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻2r इंटू 1/2r। ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये जो एवरेज एनर्जी और यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम, ये जो टर्म है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये क्या होती है, एवरेज एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। और जब हमने t = 1/2r लिखा तो हमें क्या मिल जाएगा, E max अपॉन एक्सपोनेंशियल e⁻⁻1 बचेगा, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो अगेन वही चीज़ हमें मिलेगी, क्या हो जाएगा 0.368 इंटू E मैक्सिमम। तो अगेन रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा समय अंतराल जिस पर कुल ऊर्जा की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.368 गुना रह जाए। ठीक है, या फिर द टाइम पीरियड वेयर द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिमेन्स 0.368 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल या फिर रिलैक्सेशन टाइम। और एनर्जी के लिए जो ये विश्रांति काल है 1/2r, ये किसके बराबर होगा, टाउ के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर डिसिपेशन। अब हम जानते हैं कि एनर्जी में परिवर्तन की दर, ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होती है, पावर के बराबर होती है। लेकिन अगर एनर्जी कम हो रही है तो ऊर्जा के कम होने की दर जो होती है उसे हम पावर डिसिपेशन या शक्ति ह्रास कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर E की वैल्यू को हमें -d/dt यानी उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा। तो जो हमने एवरेज एनर्जी की वैल्यू निकाली थी उसे पुट कर लेंगे। इस टर्म का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगी। पीछे इस टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा -2r इंटू e⁻⁻RT। जब हम इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा, या फिर हम सिंपली इस 2r को आगे ले आएंगे तो हमें मिलेगा 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻⁻RT, है ना। और हम देख सकते हैं ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो
एवरेज एनर्जी की थी, सिर्फ इसमें 2R एक्स्ट्रा क्या हो गया है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी डिसिपेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। शक्ति ह्रास जो होता है वो एवरेज एनर्जी का 2R गुना होता है, लेकिन अभी हमने देखा है 1/2R टाउ के बराबर होता है, तो 2R 1/टाउ के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँ तो ये हो जाएगा एवरेज एनर्जी अपॉन टाउ। जो शक्ति ह्रास होता है वो एवरेज एनर्जी अपॉन टाउ के बराबर होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर या फिर विशेषता गुणांक। क्वालिटी फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हिंदी में इसे लिखते हैं 2π इंटू संग्रहित माध्य ऊर्जा, यानी कि उस ऑसिलेटर के पास टोटल कितनी एवरेज एनर्जी स्टोर्ड है, अपॉन एक दोलन में ऊर्जा की हानि, यानी एक टाइम पीरियड या एक ऑसिलेशन में उसमें कितना एनर्जी का डिसिपेशन हुआ। अब हम इस फॉर्मूले से ये देख सकते हैं कि P जो होता है वो E/T के बराबर होता है। अगर हम एक ऑसिलेशन की बात करें तो यहाँ आवर्तकाल या टाइम पीरियड आ जाएगा, तो इससे हमें एनर्जी डिसिपेशन क्या मिलेगा, P इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँगी, टोटल स्टोर्ड एवरेज एनर्जी होगी E के बराबर और ये हो जाएगी हमारी P इंटू T के बराबर। ठीक है, और अभी जस्ट हमने देखा है कि एवरेज P या पावर डिसिपेशन की वैल्यू एवरेज E अपॉन टाउ के बराबर होती है। तो यहाँ अगर मैं इसे सब्सटीट्यूट करूँ तो इसकी जगह पर मिलेगा एवरेज E अपॉन टाउ इंटू टाइम पीरियड। E से E कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2π इंटू टी अपॉन टाउ। ये होता है हमारी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, और हमें पता है कि 2π इंटू टी जो होता है वो 2π ये टाउ जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे टी बचेगा, और हम जानते हैं कि 2π अपॉन टी जो है वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो इसकी एक और वैल्यू हमें मिलेगी ओमेगा टाउ। ये होती है क्वालिटी फैक्टर फॉर अंडर डैम्प्ड केस फॉर अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।